नॉन अलाइन्ड मूवमेंट या नैम। दोस्तों 1940s के बाद एशिया और अफ्रीका के कई देशों का इंडिपेंडेंट नेशन की तरह इमर्ज होना वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नए फेज की शुरुआत करता है। ये देश जिन्हें सालों तक सप्रेस किया गया था और गुलामी में रखा गया था, अब दुनिया में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए तैयार थे। लेकिन इनके लिए रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि इन सभी देशों की प्रॉब्लम्स और भविष्य को लेकर इनकी एस्पिरेशंस काफी हद तक एक दूसरे से मिलती थीं। इसलिए एक साथ आकर काम करने में ही समझदारी थी। इसके साथ ही ये दौर कोल्ड वॉर का भी था और इन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए सुपर पावर्स की राइवलरी से बचना बहुत ही जरूरी था। इन्हीं सब जरूरतों को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट होता है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का। आज हम इस मूवमेंट के इतिहास, इसके प्रिंसिपल्स, पर्पसेस और इसके एवोल्यूशन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट यानी नैम की कहानी शुरू होती है 1955 में हुई बैंडुंग कॉन्फ्रेंस से। ये एक अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी जो कि इंडोनेशिया के बैंडुंग शहर में हुई थी। इसमें 23 एशियन और 6 अफ्रीकन देशों ने भाग लिया था। कॉन्फ्रेंस की डेलिबरेशंस में 3 एशियन देशों यानी इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया ने अहम भूमिका निभाई थी। कॉन्फ्रेंस का एम उस समय के वर्ल्ड इश्यूज को असेस करना और इंटरनेशनल रिलेशंस में जॉइंट पॉलिसीज को परस्यू करना था। सभी छोटे बड़े देशों के बीच के रिलेशंस को गवर्न करने के लिए कॉन्फ्रेंस में 10 प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया गया था, जिन्हें बैंडुंग प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह के प्रिंसिपल्स को आगे चलकर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के मेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के रूप में अडॉप्ट किया गया था। इतना ही नहीं, नैम की मेंबरशिप के लिए इन प्रिंसिपल्स को फुलफिल करना एक जरूरी क्राइटेरिया रखा गया था। बैंडुंग के 6 साल बाद नॉन अलाइन्ड कंट्रीज के मूवमेंट को वाइडर जियोग्राफिकल बेसिस पर फाउंड किया गया। इसके लिए 1961 में बेलग्रेड नाम की जगह पर फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। इसमें 25 देशों ने भाग लिया था, जिसमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, यमन, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, कांगो, क्यूबा, साइप्रस, इजिप्ट, इथियोपिया, गाना, गिनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, माली, मोरक्को, नेपाल, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया और यूगोस्लाविया शामिल थे। इस प्रोसेस में सबसे अहम रोल निभाया इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर, गाना के क्वामे नक्रूमा, इंडिया के श्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के अहमद सुकार्नो और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो ने। इसीलिए इन्हें नैम का फाउंडिंग फादर्स भी कहा जाता है। नैम के फाउंडिंग फादर्स ने इसे एक ऑर्गेनाइजेशन की जगह मूवमेंट डिक्लेयर करना प्रेफर किया, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े ब्यूरोक्रेटिक इंप्लीकेशंस को अवॉइड करना चाहते थे। नैम ने अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, आइए अब उनकी बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैम। नैम का मकसद कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पैसिव रोल निभाने का नहीं रहा, बल्कि उसका एम इंडिपेंडेंट मैनर में अपनी खुद की पोजीशंस को फॉर्मुलेट करना रहा, जिसमें सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट्स रिफ्लेक्ट होते हों। नॉन अलाइन्ड कंट्रीज के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल इंडिपेंडेंस और स्टेट्स की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सपोर्ट करना, अपार्थाइड का ऑपोजिशन और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल करना शामिल था। इसके अलावा मल्टीलैटरल मिलिट्री पैक्ट्स के साथ न जुड़ना और ग्रेट पावर्स या ब्लॉक इन्फ्लुएंसेस और राइवलरीज से नॉन अलाइन्ड कंट्रीज को इंडिपेंडेंट रखना भी मूवमेंट का एक अहम ऑब्जेक्टिव था। स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी को फॉलो करना भी इसका एम था। इसके साथ ही नैम इंटरनेशनल रिलेशंस में फोर्स का यूज या उसके थ्रेट को भी रिजेक्ट करता है। ये यूनाइटेड नेशंस को और मजबूत करने को अपना लक्ष्य मानता है। इंटरनेशनल रिलेशंस का डेमोक्रेटाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इक्वल फुटिंग पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना नैम के अन्य ऑब्जेक्टिव्स कहे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये इंटरनेशनल रिलेशंस के सिस्टम में डेवलपिंग कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के एक मंच की तरह काम करता है, जहां वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट और डिफेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को समझने के बाद आइए नैम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की चर्चा भी कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स। नैम ने अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स को भी डिसाइड किया था,
जो इसके सभी मेंबर्स द्वारा फॉलो किए जाते हैं। एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ के चार्टर में इंश्राइंड प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करना। दूसरा है सभी स्टेट्स की सॉवरेनिटी, सॉवरेन इक्वालिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करना। तीसरा प्रिंसिपल सभी रेसेस, रिलीजन्स, कल्चर्स और छोटे बड़े सभी नेशंस की इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। इसकी फोर्थ प्रिंसिपल में पीपल, सिविलाइजेशंस, कल्चर्स और रिलीजन्स के बीच टॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ बिलीफ की रिस्पेक्ट के आधार पर डायलॉग के प्रमोशन की बात कही गई है। पांचवा प्रिंसिपल बात करता है ह्यूमन राइट्स और सभी के लिए फंडामेंटल फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट करने और इन्हें प्रमोट करने की। वहीं सिक्स्थ प्रिंसिपल में हर एक स्टेट द्वारा अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम को फ्रीली डिटरमिन करने के अधिकार, जिसमें किसी भी और स्टेट का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, को रिस्पेक्ट करने की बात आती है। सातवां प्रिंसिपल फॉरेन ऑक्यूपेशन या कॉलोनियल डोमिनेशन के अंडर रहने वाले लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट के प्रति मूवमेंट की प्रिंसिपल्ड पोजीशंस को रीअफर्म करता है। आठवें प्रिंसिपल में स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस की बात होती है। और नाइन्थ प्रिंसिपल गवर्नमेंट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को रिजेक्ट करता है। वहीं 10वां प्रिंसिपल रेजीम चेंज के अटेम्प्ट्स को रिजेक्ट करता है। 11वें प्रिंसिपल में सभी सिचुएशंस, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में मर्सिनरीज के यूज को कंडेम किया गया है। इसी तरह और भी प्रिंसिपल्स हैं जो हर तरह के अग्रेशन को रिजेक्ट करते हैं, जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स को कंडेम करते हैं, टेररिज्म का विरोध करते हैं और डिस्प्यूट्स को शांति से सुलझाने की बात करते हैं। नैम की शुरुआत, इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स को जान लेने के बाद आइए अब इसके द्वारा इंटरनेशनल अफेयर्स में निभाए गए रोल की चर्चा करते हैं। रोल ऑफ नैम। नैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया थर्ड वर्ल्ड के ऐसे नेशंस को सपोर्ट करने में जो उस समय अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसने ह्यूमैनिटी की न्यायपूर्ण एस्पिरेशंस के प्रति ग्रेट सॉलिडेरिटी दिखाई और इसमें कोई शक नहीं कि इसने आजादी के लिए संघर्ष और डीकॉलोनाइजेशन में अपना अहम योगदान दिया। इस वजह से नैम की डिप्लोमैटिक प्रेस्टीज में काफी बढ़ोतरी हुई। 1960s और 1970s में एक के बाद एक समिट के बीच नैम डेवलपिंग वर्ल्ड के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर चल रहे संघर्ष के लिए कोऑर्डिनेशन फोरम की तरह उभर रहा था। डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में नैम द्वारा बनाया गया प्रेशर भी एक अहम कारण बनता है कि कॉलोनियल पावर्स भी कॉलोनीज को आजादी देने पर मजबूर होते हैं। सभी देशों को इंडिपेंडेंस मिल जाने के बाद नैम की कॉन्फ्रेंसेस इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज और स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर कंसर्न एक्सप्रेस करती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें 1973 की अल्जियर्स कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है, जहां न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जाता है। 1980s के खत्म होने पर मूवमेंट का सामना सबसे बड़े चैलेंज से होता है, जो कि सोशलिस्ट ब्लॉक के कोलैप्स के कारण पैदा हुआ था। दो ब्लॉक्स के बीच का क्लैश, जो कि नैम की एग्जिस्टेंस, इसके नाम और एसेंस का रीजन था, वो 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद खत्म हो चुका था। ऐसे में कई लोगों का कहना था कि नैम के एंड का भी समय आ चुका है। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों कोल्ड वॉर के एंड के डेकेड्स बाद भी आज नैम एग्जिस्ट कर रहा है? आइए जानते हैं। रेलेवेंस ऑफ नैम। यह काफी हद तक सही है कि नैम की फाउंडेशन कोल्ड वॉर राइवलरी का ही परिणाम थी। इसके अलावा नैम ने इस राइवलरी को डाइल्यूट करने में भी कई बार अहम भूमिका निभाई, फिर चाहे वो कोरियन वॉर में मध्यस्थता की बात हो या फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान डिप्लोमैटिक रोल। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नैम का रोल सिर्फ इस राइवलरी तक ही लिमिटेड था। हां, नैम का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यह जरूर था कि न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को सुपर पावर्स के बीच की राइवलरी से बचाया जाए। लेकिन जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, नैम के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो क्या हुआ अगर कोल्ड वॉर का एंड हो गया? डेवलपिंग नेशंस की सभी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो गई ना। इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी नेशंस को बराबरी का दर्जा सिर्फ कोल्ड वॉर के एंड होने से तो नहीं मिल सकता था ना, बल्कि अभी तो नैम का रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गया था। यूनिपावर वर्ल्ड में एक देश की मोनोपोली को रोकने के लिए नैम जैसे स्ट्रांग एसोसिएशन की सख्त जरूरत थी। यूएन में डेवलपिंग नेशंस की एक स्ट्रांग वॉइस की तरह भी नैम काम करता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन के अलावा नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन पर भी काम करना जरूरी था,
जिसके लिए नैम से अच्छा भला कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता था। नैम की रेलेवेंस का सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि आज भी 100 से ज्यादा नेशंस इसकी मेंबरशिप रखते हैं। इस तरह यूएनओ के बाद यह सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कही जा सकती है। हां, आज के समय में नैम के सामने कुछ चैलेंजेस जरूर हैं। आइए इनको भी जानते हैं। चैलेंजेस फॉर नैम। नैम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इतनी बड़ी और डाइवर्स ग्रुपिंग के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का है। सभी नेशंस के इंटरेस्ट्स और मोटिव्स बहुत ही अलग हो चुके हैं। ऐसे में एक साथ आकर कॉमन इंटरेस्ट्स के लिए काम करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना भी आज के चैलेंजेस बन गए हैं। जब चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देश अपने इंटरेस्ट्स के लिए इनकी कोई परवाह नहीं करते। साथ ही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एलिमिनेट करना, टेररिज्म को कॉम्बैट करना, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना इसके कुछ परसिस्टेंट चैलेंजेस में से हैं। नैम के सामने यूएन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का लक्ष्य भी है, जिससे वो सभी मेंबर स्टेट्स की नीड्स को पूरा करते हुए इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करता रहे। साथ ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए जस्टिस को रियलाइज करना भी नैम के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ नैम के कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स जैसे कि पीस, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस का डेमोक्रेटाइजेशन अभी भी पूरी तरह अचीव नहीं हुए हैं। इसीलिए अपने पुराने अधूरे गोल्स को पूरा करने और नए उभरते हुए चैलेंजेस का सामना करने के लिए नैम को इंटरनेशनल रिलेशंस में आज भी प्रोमिनेंट और लीडिंग रोल निभाने की जरूरत है। कंक्लूजन। नैम का क्रिएशन तब हुआ था जब एक तरफ कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर था और दूसरी तरफ कॉलोनियल सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, यानी कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और दुनिया के अन्य रीजन्स में इंडिपेंडेंस के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। मूवमेंट के शुरुआती सालों में लिए गए एक्शंस डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस में एक की फैक्टर का काम करते हैं, जिनका रिजल्ट यह होता है कि कई देशों को अपनी फ्रीडम मिलती है और 10 से भी ज्यादा नए सॉवरेन स्टेट्स का उदय वर्ल्ड मैप पर होता है। अपने आज तक के इतिहास में नैम ने वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने में फंडामेंटल रोल निभाया है। नैम इंटरनेशनल लेवल पर एक स्ट्रांग फ्रंट क्रिएट करने में कामयाब रहा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को मजबूती के साथ रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस में।